कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो कौन सी जल संधि है जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? तो जिब्राल्टर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय खेल 2025 नेशनल गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड में ये 38वां नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। कहां पर? उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे इससे रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका मस्कट क्या है? तो मस्कट याद रखना मौली है, और मसाल क्या है? तेजस्विनी। तो इस तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है इसका आयोजन कहां से कब तक किया गया? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। किस नंबर का है ये? राष्ट्रीय के 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि 33वां संतोष ट्रॉफी 2025-24 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको हराकर? केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी 33वां संतोष ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा 1 से 2 फोटो भी दिखाता हुआ चलूंगा कि एग्जाम तक आपको क्वेश्चंस भी याद हो सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 33वां संतोष ट्रॉफी फॉर वेस्ट बंगाल एज दे बीट केरल को हराकर फाइनल में ये संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पर इसका आयोजन किया गया है? खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और इमेज भी आप देखते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है लंबे समय तक याद रहेगा कि नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मस्कट क्या है, मोटो क्या है? तो तेजस और तारा खो खो वर्ल्ड कप 2025 का मस्कट है। तो ये भी आपको याद रखना, इमेज से रिलेटेड तो आपको याद रखना। और भी जानकारी आप लोग याद करते हुए चलना है, दिमाग में रखना कि जो पहला खो खो वर्ल्ड कप है ये 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में कहाँ पर? तो इंदिरा गांधी एरिना स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? तो 6 महाद्वीप और 23 देशों ने भागीदारी इसमें ली है, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीम जो है शामिल की गई हैं। और जो मेंस ट्रॉफी है इसको ब्लू ट्रॉफी नाम दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखने के लिए एग्जाम के लिए। और वुमेन्स ट्रॉफी को क्या नाम दिया गया? ग्रीन ट्रॉफी कहा गया है। तो यानी कि मेंस ट्रॉफी को ब्लू ट्रॉफी और वुमेन्स ट्रॉफी को ग्रीन ट्रॉफी नाम दिया गया है। और जो 2025 खो खो विश्व कप है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने भारत की ओर से सबसे तेज महिला वनडे शतक बनाया है? तो किसने बनाया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने बनाया है? तो ये बनाया स्मृति मंधाना ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की ओर से सबसे तेज महिला वनडे शतक किसने बनाया है? तो स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज आप जितना अच्छा फोकस करेंगे आपको क्वेश्चन उतने ही लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इमेज में भी लिखी होती हैं तो दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहता है। अगला है कि किसने टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में रोजर फेडरर को पीछे छोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। किसको पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया? रोजर को, रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो नोवाक जोकोविच ने बनाया। किसको पीछे छोड़ते हुए? फेडरर, रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए। अब आप इमेज देखेंगे तो और अच्छे से क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ये है नोवाक जोकोविच, इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? ये रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चीज़ आपको याद रखना है। इमेज और देख लीजिए कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा। नोवाक डी जोकोविच ब्रेक रोजर फेडरर रिकॉर्ड
फॉर नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम मैच इन 2025। किसको पीछे छोड़ा है? रोजर को पीछे छोड़ दो, एक नया रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविच ने। तो ये आपको याद रखना है। अब ये स्टेटमेंट वाला इसलिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि इससे रिलेटेड 3 से 4 बातें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। जैसे कि पहला खो खो विश्व कप है, इसका नई दिल्ली में तो आयोजन किया गया है। अब इसमें किसने इसको जीता है? तो भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसमें? पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में। तो पहला पॉइंट भैया आपको ये कंप्लीट हो गया। अब इसका आयोजन कहां पर किया गया था, कहां पर खेला गया था इसे? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और इसका कौन सा संस्करण था भैया? तो इसका पहला संस्करण था। तो यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट है, इसके तीनों स्टेटमेंट सही है खो खो वर्ल्ड कप के बारे में, 2025 के बारे में। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, तीनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि पहला खो खो वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो पुरुष और महिला में जीता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया था। तो ये इसलिए मैं स्टेटमेंट जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो 1, 2, 3 ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस भी लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने पुरुष और महिला वर्ग में इंडिया ओपन टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए। तो भैया पुरुष और महिला वर्ग में इंडिया ओपन टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विक्टर एसेलसेन ने जीता है। तो ये पुरुष में जीता है, ठीक है, ये पुरुष में जीता है। महिला में बात करें तो महिला में इन्होंने जीता है। इनका नाम क्या है? एन, ये यंग है, एन से यंग है। यानी कि पुरुष में अगर बात किया जाए तो विक्टर एसेलसेन ने जीता है इंडिया ओपन टूर्नामेंट 2025 का खिताब पुरुष में। महिला में बात करें तो एन से यंग ने जीता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। उपरयुक्त ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ओपन 2025 विक्टर एक्सेलसेन ने पुरुष में जीता है और महिला में बात करें तो एन से यंग ने जीता है। तो ये आपको याद रखना। क्लिंच मेंस एंड वुमेन्स टाइटल इंडिया ओपन 2024-25 का खिताब जीता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, ठीक है, आईजी स्टेडियम में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने जीता है। तो कर्नाटक ने जीता है। और किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। विदर्भ को हराकर कर्नाटक ने ये 5वीं बार है जो कि विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो कर्नाटक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 अपने नाम किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी स्पोर्ट करंट अफेयर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एग्जाम में हर बार हर एक एग्जाम में ही पूछा जाता है। अगला है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो सर ये लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में किया गया है। लद्दाख और जम्मू में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख टू होस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इमेज आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आपको उतना ही लंबे समय तक क्वेश्चन से याद रहेगा। अब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भैया लेह लद्दाख में किया गया, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, 23 जनवरी से इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी एक फोटो और भी आप देखते हुए चलिए, क्योंकि आपसे इसका मस्कट भी पूछा जा सकता है। तो सीन ए सी स्नो लिपर्ड, सीन ए सी इसका मस्कट है। और ये किससे प्रेरित है? ये स्नो लिपर्ड से प्रेरित है। तो ये भी आपको याद रखना कि जो इसका मस्कट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, सीन ए सी इसका मस्कट है। तो ये मस्कट भी आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्शदीप बन गए हैं। इसके पहले यजुवेंद्र चहल थे, लेकिन यजुवेंद्र चहल को पीछे छोड़ते हुए अब अर्शदीप बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यजुवेंद्र चहल 96 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं और नंबर 1 पे अर्शदीप आ गए, 97 ये इन्होंने विकेट लिया है। तो ये आपको याद रखना। बाकी T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब महिला में बात करें तो महिला में किसने जीता है भैया? क्योंकि पुरुषों में तो जैनिक सिनर ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब, लेकिन महिला में बात करें तो मैडिसन कीज ने जीता। तो ऑप्शन बी ये भी याद रखना, ऑप्शन ए पुरुष हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा और ये महिला हो जाएगा। तो महिला और पुरुष में दोनों आपको याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। बाकी इमेज और आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको और याद हो जाएगा। जैनिक सिनर और मैडिसन कीज ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब जीता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको और भी लिस्ट दिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड, ग्रांड ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड कि कौन कौन विजेता रहा है। तो पुरुष एकल में बात करें तो जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। महिला में बात करें तो मैडिसन कीज ने जीता, यूएसए की हैं। पुरुष युगल में अगर हम लोग बात करें तो हैरी और हेनरी ने जीता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, हैरी और हेनरी, ठीक है, जो कि ये फिनलैंड के हैं और ये ब्रिटेन के हैं। बाकी और महिला युगल में बात करें तो ये कैटरीना ने जीता है और टेलर टाउनसेंड ने जीता है, जो कि ये चेक गणराज्य की हैं, ये यूएसए की हैं। मिश्रित युगल में बात करें तो ओलिविया और जॉन पियर्स ने जीता है। अगला है कि पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? तो भैया पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि पाकिस्तान से अपना सीमा साझा करता है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि गुजरात जो है पाकिस्तान से अपना ये सीमा साझा करता है। और भी मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि अलग अलग देशों से अपना सीमा साझा करते हैं। तो बाकी अगर अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख इससे सीमा साझा करता है। चीन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है। और नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा करता है। भूटान की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहे हैं। और म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। एक ना एक प्रश्न फिक्स है जो कि आपके अगली शिफ्ट में आने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक जो सीमावर्ती देश हैं हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं 10, 11, 12 की शिफ्ट में। तो अगला क्वेश्चन बनेगा कि मानव शरीर में विटामिन किसमें संचित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन है वो किसमें संचित होता है? तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि मूंगफली किस फसल से संबंधित है? मूंगफली किस फसल से संबंधित है? तो ये खरीफ फसल की ये फसल है मूंगफली। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं एक नज़र क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं कि जो खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं। मूंगफली हो गई, कपास हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, जूट हो गया, सोयाबीन हो गया। और राबी की कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। जायद की मैं बात करूं तो हरी सब्जियां हो गई, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद की फसलें हैं। तो बाकी आप इनसे क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको रिवीजन करा दिया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है? तो किस नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसमें होमोदांत यानी कि एक जैसे दांत पाए जाते हैं? होमोदांत उनको कहते हैं जो एकदम एक ही लेवल के दांत होते हैं, एक जैसे दांत पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मछली और मगरमच्छ में एक जैसे दांत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एक जैसे दांत होमोदांत उनको कहते हैं, तो ये मछली और मगरमच्छ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि लार अमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? तो लार अमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? स्पोर्ट का एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, वो भी करंट अफेयर्स का। तो फिक्स है भैया, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट आपको जरूर पढ़कर जाना है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन है ये कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका,
कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चंस बनेगा। बाकी आप इसको ध्यान में रखना, जहन में रखना, हो सकता है कि आपके अगली शिफ्ट में आने के चांसेस हो जाएं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन से उपर्युक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो कौन अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये वो टॉपिक के क्वेश्चन है भैया जो एग्जाम में एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं। बाकी आपकी अगली शिफ्ट में क्या आने के चांसेस हैं, तो एक बार इसको रिवीजन जरूर करना है। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम ये किसका हिस्सा है, किसमें ये पाया जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बड़ी आंत के हिस्से हैं। ठीक है, तो सीकम और कोलोन, रेक्टम ये किसका हिस्सा है, ये बड़ी आंत का हिस्सा है। तो बड़ी आंत आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेरियार नदी किस राज्य में है। तो किस राज्य में पेरियार नदी है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केरल में है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भारत का सबसे ऊंचा आर्च बांध किस नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा है आर्च बांध और ये किस नदी पर बना हुआ है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पेरियार नदी पर बना है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है चंबल नदी पर। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है। तो वहां से आप उसे लिंक को क्लिक करके आप उस चैनल में जरूर जुड़ना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा जानकारी, नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह वहां पे प्रोवाइड वगैरह चीजें शेयर की जाती हैं। तो बाकी आप उसे ज्वाइन जरूर करिएगा। अगला है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। तो किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो किसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1932 में पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। तो आप सभी को पता है कि पूना पैक्ट की अगर बात आती है 1932 में, तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। तो नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। तो भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा स्पोर्ट का एक क्वेश्चन फिक्स है जो एग्जाम में आ रहा है। तो चेन्नई ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है। तो सुमित नागल ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। तो चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता है। सुमित नागल। ठीक है, नागल विंस चेन्नई ओपन का खिताब 2024 का खिताब जीता है। तो सुमित नागल जी का आप यहाँ पे फोटो भी देखते हुए चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अनुशीलन समिति किसने शुरू की थी। तो अनुशीलन समिति को किसने शुरू किया था। तो सतीश चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2024 में 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां पर किया गया है। तो कहां पर किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 45वें फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट में, हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने % है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने % है। तो राइट आंसर हो जाएगा 65.46%। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 64.46% महिला साक्षरता दर है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेटागोनियन
और ये एक ठंडा मरुस्थल भी है। ऐसा भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बताओ सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो पेटागोनियन है। और ये किस देश में स्थित है, तो भैया ये किस देश में स्थित है, तो ये दक्षिण अर्जेंटीना में भी है और चिली में भी। तो उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। तो किसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बना है भारत का, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि भारत में कोई चीज़ पहली बार अगर स्टैब्लिश की जा रही है, लागू की जा रही है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड जो है फर्स्ट स्टेट बना है UCC लागू करने वाला। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड की रैंक कौन सी है, तो पहली रैंक है, ये भी आपको याद रखना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस राज्य ने पहली बार सेमी कंडक्टर नीति को लागू की है। तो किस राज्य ने लागू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेमी कंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि उत्तर प्रदेश विल इम्प्लीमेंट सेमी कंडक्टर पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहला राज्य बना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बादशाह या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 13 फरवरी 2024 को सरोजनी नायडू की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 145वीं जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 में कहां पर हुआ था। तो ये ढाका में हुआ था। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आर्टिकल 324 किसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये स्वतंत्र चुनाव आयोग के अंतर्गत। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कहां पर महाराणा प्रताप की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद। तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। और ये 11 मार्च को आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जूट को जाना जाता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोइदम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, मोइदम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल, इसमें कंफ्यूज होता है। तो अब कंफ्यूज नहीं होगा। जो गवर्नर, सिर्फ गवर्नर की अगर बात करें कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। अगर उसी में गवर्नर के साथ जनरल जोड़ दिया जाए तो वारिंग हेस्टिंग हो जाएगा बंगाल का पहला। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग। ये दिमाग में रखना, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा एग्जाम तक। और भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। अगर सिर्फ गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर गवर्नर जनरल की बात करें कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारिंग हेस्टिंग हो जाएगा। और अगर इसी में बात करें कि भारत का पहले गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और भारत का पहला वायसराय कैनिंग हो जाएगा। और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। तो ये सभी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये आपको एक नजर दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ओट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ओट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल का। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राउफ किस राज्य का नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर का है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आपको आ तो रहेंगे, लेकिन एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इनको रिवीजन करके जाइएगा। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी 11 मार्च की पहली शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो हॉर्नबिल कहाँ का है? तो नागालैंड का है। तो जब ये पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो नृत्य हैं, त्यौहार हैं, आपको याद रखना है। अगला है कि हिमालय पार की नदियां कौन सी है? तो हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो एसएसबी याद रखना, यानी कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो 3 नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र कहां पर है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? तो किसी किसी शिफ्ट में देखो इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपसे आपकी शिफ्ट में भी नहीं पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। अगर पहली शिफ्ट में नहीं आया तो सेकंड शिफ्ट में आने के चांसेस होते हैं और अगली शिफ्ट में भी आ सकते हैं इंपॉर्टेंट डे। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल जेवलिंग डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पद्मा कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? फिर ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना। मेघना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है ये नदियां? तो उत्तराखंड तथा तिब्बत। तो ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकलती है? चीन के तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, तो भारत में तो इसका उद्गम स्थान ही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? और ये वाकई में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो इसरो के नए जो अध्यक्ष है किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण। वी नारायण को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा एक फोटो जरूर दिखाऊंगा। एक फोटो इसलिए दिखाऊंगा कि आपको ये तो याद रहे कि जो वी नारायण है ये कौन है। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे कि वी नारायण अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चेयरमैन और सेक्रेटरी के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी एक फोटो और देखते हुए चलिए। वी नारायण इसरो न्यू चीफ, ये इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है वी नारायण को। तो वी नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे स्टैटिक पार्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको गठित कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को इसे गठित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि किस राज्य के राजेंद्र अरलेकर को 23वें राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो राजेंद्र अरलेकर को 23वें राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। तो किस राज्य का अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा
केरल का ये 23वें राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर, जो कि इनको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज भी देखते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा। केरल के 23वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को इनको अपॉइंट किया गया है। ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये किस राज्य के राज्यपाल है 23वें? तो केरल के हैं। तो भैया केरल के राज्यपाल हैं। और साथ ही साथ 1 से 2 फोटो और आपको फोकस करते हुए चलना है कि गवर्नर ऑफ केरला श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपॉइंट किया गया है। अब एक फोटो और देख लीजिए कि साथ ही साथ बिहार के जो गवर्नर है किसे अपॉइंट किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान को अपॉइंट किया गया है। ये आरिफ मोहम्मद खान है, ये किस राज्य के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं? तो बिहार के इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? DGCA का नया डीजी किसे अपॉइंट किया गया? डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फैज अहमद किदवई को अपॉइंट किया गया है। डीजीसीए का डीजी अपॉइंट कर दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। फैज अहमद किदवई डीजीसीए का डीजी अपॉइंट किया गया। और साथ ही साथ एक फोटो और आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है? आशुतोष अग्निहोत्री। तो इनको चेयरमैन के तौर पर एफसीआई के चेयरमैन इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अब ये एफसीआई क्या है? तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो एफसीआई है ये भारतीय खाद्य निगम और इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई का ये पूरा नाम है। हिंदी में आप लोग ये याद रखना। तो भारतीय खाद्य निगम के जो नए चेयरमैन हैं ये आशुतोष अग्निहोत्री को अपॉइंट कर दिया गया है। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के जो डीजी हैं वो फैज अहमद को अपॉइंट कर दिया गया। तो ये आपको दोनों बातें आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है फिर से? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अपॉइंट किया गया है माइक जॉनसन को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। माइक जॉनसन यूएस हाउस स्पीकर री इलेक्टेड, इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने। कौन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? नए सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो देवजीत सैकिया को। अब इनको किनकी जगह अपॉइंट किया गया है? तो जय शाह की जगह इनको अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में देवजीत सैकिया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलेंगे। देवजीत सैकिया अपॉइंटेड एज द बीसीसीआई एक्टिंग सेक्रेटरी बाय बोर्ड प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी के द्वारा और रिप्लेस जय शाह की जगह इनको रिप्लेस किया गया। तो ये याद रखना है। तो बाकी जय शाह जी का आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, इनकी जगह अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है बीसीसीआई के नए सचिव सेक्रेटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अजीमुल हक को अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप इनका ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये हैं अजीमुल हक जो कि सीईओ किसके अपॉइंट किए गए हैं? दिल्ली वक्फ बोर्ड के। तो ये आपको याद रखना है, बाकी फोटो आप देखते हुए चलेंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह सागू। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आप 1 से 2 फोटो भी फोकस करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे राजस्व सचिव के तौर पर अपॉइंट किया गया है? रेवेन्यू सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे को रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तुहिन कांत पांडे को अपॉइंट किया गया है न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बाकी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि जनरल जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो लेबनान का ये नए राष्ट्रपति बने जोसेफ ऑन करके।
तो ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम याद रखना और इनकी तस्वीर याद रखना, ठीक है। जोसेफ ऑन है जो कि ये लेबनान के ये नए प्रेसिडेंट बने, नए राष्ट्रपति बने। अब स्टैटिक पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेरूत है, तो बेरूत इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान किसे अपॉइंट किया गया है। आईपीएल 2025, तो आईपीएल 22 मार्च से शुरू हुआ है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो पंजाब किंग्स का कप्तान किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर को। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग का कप्तान अपॉइंट किया गया है आईपीएल 2025 के लिए। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि निकोलस मदुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वेनेजुएला के ये तीसरे राष्ट्रपति बने निकोलस मदुरो। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी बार इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव ये जीता है। कहाँ के, वेनेजुएला, मदुरै, इनको अपॉइंट किया गया और ये तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपको याद रखना, वेनेजुएला चुनाव में निकोलस मदुरो विजेता घोषित किया गया। अब वेनेजुएला जो कि चर्चा में है, तो आपसे इसकी स्टैटिक में राजधानी पूछी जा सकती है, तो कराकस इसकी राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये अपॉइंट किया गया है अंजू जॉर्ज को। साथ सदस्य के रूप में नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है। यानी कि अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग के, तो अंजू जॉर्ज को अपॉइंट किया गया है। अगर सदस्य में बात करें तो सदस्य किसे अपॉइंट किया गया है, तो नीरज चोपड़ा सदस्य बने हैं। तो ये नीरज चोपड़ा और अंजू जॉर्ज का नाम याद रखना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इमेज में जो लिखा है उसे भी आप फोकस करना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा इमेज में जो लिखा हुआ है वो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन ही उतना ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि पंजाब नेशनल बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा को। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक चंद्रा को पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप इनका फोटो और याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2025 में किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए जज के रूप में शपथ ली है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए जज किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंद्रन। और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस भी, कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए जज वर्ष 2025 में कृष्णन विनोद चंद्रन को अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी ने संभाला है। विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिक अधिकारी अपॉइंट किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई के जो नए सेक्रेटरी हैं किसको अपॉइंट किया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिक अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण मिश्रा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ये याद रखना कि बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बन गए हैं, अरुण मिश्रा बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सीआरपीएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएस अधिकारी हैं ये, आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ के डीजी अपॉइंट किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, किसने शपथ ग्रहण की है। तो डोनाल्ड ट्रंप।
तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनको 37वें राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है। तो ठीक है, 37वें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी किसे अपॉइंट किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अशोक कुमार अग्रवाल को बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सीनियर आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल अपॉइंटेड बीएसएफ एडीजी अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि माइकल मार्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री फिर से चुना गया है। माइकल मार्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री फिर से चुन लिया गया है। तो आयरलैंड के ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बने माइकल मार्टिन। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। माइकल मार्टिन बिकम आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार इनको अपॉइंट किया गया है। अब आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ये याद रखना, ठीक है। अगला है कि जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत के नए राजदूत अम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो किस देश के ये भारत के नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं जितेंद्र पाल सिंह। तो इजराइल में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं जितेंद्र पाल सिंह को। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, क्योंकि जो फेमस शिखर सम्मेलन है, बैठकें हैं, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहां पर किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस के कहां पर, रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस के कजान में 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि 1532 में दोहरिया का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था एक तो अफगान और हुमायूं के बीच। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मैजीनॉट रेखा किस देश के बीच है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि